तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप हमारा वीडियो अंत तक देखें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। हमारा आज का न्यू टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन। तो एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन को लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स है। वो कौन कौन से स्टेप्स है? हमारा मींस इस आंसर को लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप कौन सा? हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड फोर्थ हमारा क्या है? अजम्पशन। मींस एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन को लिखने के लिए 4 स्टेप्स है हमारे पास। पहला स्टेप्स क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, तीसरा क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड फोर्थ क्या है हमारे पास? अजम्पशन। सपोज इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा पूछा गया, घुमा के पूछा गया। किस तरह? एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन। मींस अजम्पशन की जगह पे अगर आपको एक्सेप्शन पूछ लिया तो मीन सवाल इस तरह पूछा गया, एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन। तो इसको भी लिखने के लिए 4 स्टेप्स है। इंट्रोडक्शन, वही 4 स्टेप्स इसके लिए भी। इंट्रोडक्शन, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एंड तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड यहाँ पे फोर्थ अजम्पशन की जगह पे आपको क्या लिखना है? एक्सेप्शन लिखना है यहाँ पे। मींस अगर आपसे सवाल इस तरह पूछा गया कि एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन, तो इसको भी लिखने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एंड तीसरा क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ एंड फोर्थ आपको क्या लिखना है? यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना है जब आपसे एक्सेप्शन पूछा जाए। मींस यहाँ के जो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है, मींस स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है, इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एंड तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, दोनों के लिए सेम है, सेम आंसर है, कॉमन है दोनों के लिए। मींस अगर आपसे अजम्पशन पूछता है तो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट आप सेम लिखिए। अगर आपसे एक्सेप्शन पूछता है तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है वो आपको सेम लिखना है और फोर्थ स्टेप में अगर आपसे अजम्पशन पूछा है तो आपको अजम्पशन लिखना है, अगर आपसे एक्सेप्शन पूछा है तो आपको एक्सेप्शन लिखना है। मींस आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एंड तीसरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, ये दोनों के लिए सेम है, कॉमन रहेगा। किसके लिए? अजम्पशन के लिए भी और एक्सेप्शन के लिए भी। अगर आपसे अजम्पशन पूछा है एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ तक आपको क्या करना है? सेम लिखना है और बाद में आपको फोर्थ स्टेप में आपको क्या लिखना है? अजम्पशन। उसी तरह अगर आपसे एक्सेप्शन पूछता है एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन, तो आपको क्या करना है? स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट आपको सेम लिखना है, कॉमन आंसर रहेगा और फोर्थ स्टेप में आपको अजम्पशन की जगह पे आपको क्या लिखना है? एक्सेप्शन लिखना है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अजम्पशन के बारे में कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग कंज्यूमर के अकॉर्डिंग सोचते हैं और जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो यहाँ पे सेलर के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं। मींस जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो थिंक योर सेल्फ एज अ सेलर। मींस जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम लोग सोचते हैं और जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम लोग सेलर के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड में कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सोचते हैं? एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदने को मिले वो कौन से लो प्राइस में खरीदने को मिलना चाहिए। मींस लॉ ऑफ डिमांड में कंज्यूमर क्या सोचता है? एक नॉर्मल कंज्यूमर क्या सोचता है कि उसको मार्केट में लो प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने को क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था?
प्राइस एंड डिमांड के बारे में। एक कंज्यूमर ये सोचता है कि जब लोअर प्राइस रहेगा, प्राइस सस्ता रहेगा, कम रहेगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। और जिस टाइम प्राइस हाई रहेगा, जिस समय प्राइस हाई रहेगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। मींस कंज्यूमर क्या सोचता है लॉ ऑफ डिमांड में, जब कमोडिटी का प्राइस लोअर रहेगा तो वो हायर डिमांड करेगा, और जब प्राइस हायर रहेगा तो उस समय क्या करेगा, वो लोअर डिमांड करेगा। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में सेलर क्या सोचता है, वो सेलर क्या सोचता है, मार्केट में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। सेलर ये सोचता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकले। मींस वो सोचता है कि जिस कमोडिटी का प्राइस सबसे ज्यादा रहेगा, जिस कमोडिटी का प्राइस हायर रहेगा, वो प्रोडक्ट को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को सेल करने में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मींस लॉ ऑफ सप्लाई में सेलर क्या सोचता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, हायर रहेगा, उस कमोडिटी को ज्यादा सप्लाई करने के बारे में सोचेगा। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को सेल करने में उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। मींस एक सेलर क्या सोचेगा कि उसको मार्केट में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन निकल के आए। तो वो सेलर ये देखता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज्यादा रहता है, उस प्रोडक्ट को सेल करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो क्या सोचता है कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस हायर रहेगा, उस प्रोडक्ट को सेल करने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। तो हाई प्राइस रहेगा जिस कमोडिटी का, उसका सप्लाई भी वो ज्यादा करने के बारे में सोचेगा। और जिस कमोडिटी का प्राइस क्या रहेगा, लोअर रहेगा, लोअर प्राइस है यहाँ पे, इट मींस उसको क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं निकलेगा। तो वो क्या सोचेगा कि उस प्रोडक्ट का सप्लाई वो कम करे। मींस जिस प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा, उसका सप्लाई भी वो ज्यादा करेगा, और जिस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, लोअर रहेगा, उसका सप्लाई भी वो क्या करेगा, लोअर करेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस में वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में क्या हो रहा था, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड हो रहा है, और हायर प्राइस पे लोअर डिमांड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में क्या हो रहा है कि हाई प्राइस पे हायर सप्लाई हो रहा है, और लोअर प्राइस पे क्या हो रहा है, लोअर सप्लाई हो रहा है। यहाँ प्राइस और सप्लाई में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हमारा प्राइस का एरो बढ़ रहा है, तो उसी सेम डायरेक्शन में सप्लाई का भी एरो बढ़ रहा है। और दूसरे अगेंस्ट में हम लोग देखें, जब प्राइस का एरो डाउन हो रहा है, तो सप्लाई का भी एरो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। मींस हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस का एरो ऊपर जा रहा है, तो साथ साथ में सप्लाई का भी एरो ऊपर जा रहा है। लेकिन जब प्राइस का एरो डाउन हो रहा है, तो सप्लाई का भी क्या एरो डाउन हो रहा है। मींस यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। कभी प्राइस एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं, अप पे जा रहे हैं, और कभी प्राइस एंड सप्लाई क्या हो रहा है, लोअर पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो एरो का जो डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी एरो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है। यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन बैठ रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बैठ रहा है। क्योंकि प्राइस का भी एरो ऊपर जा रहा है, तो सप्लाई का भी एरो ऊपर जा रहा है। तो प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। और इसी यहाँ ही से हमको एक बात और समझ में आता है कि जब हमारा कोई भी एरो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये अगर इस तरह डायरेक्शन मूवमेंट करेगा, दोनों ऊपर जाए या दोनों नीचे जाए, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राइस एंड सप्लाई हैज अ पॉजिटिव स्लोप। मींस प्राइस एंड सप्लाई में हैज कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप क्यों है यहाँ पे,
क्योंकि जो एरो हमारा चल रहा है, एरो क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और प्राइस एंड सप्लाई है जब पॉजिटिव स्लोप, मींस यहाँ पे पॉजिटिव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एरो जो चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे। तो अगर यहाँ पे प्राइस लॉ ऑफ डिमांड हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्राइस हमारा लोअर है तो डिमांड क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और जब प्राइस हायर हो रहा है तो डिमांड हमारा क्या हो रहा है, लोअर है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन जो चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, एक का डाउन होना, दूसरे का अप होना, उसके बाद दूसरे का अप होना, दूसरे का डाउन होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एरो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बैठ जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप बैठता है। और इस अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वन बाय वन स्टेप को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, तभी इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो में बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हमारा पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन। देखिए आप इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से ईयर में किया गया, उसके कौन से फेमस बुक्स में है, और इस यहाँ पे इस लॉ में कौन से रिलेशनशिप बताने की कोशिश किया गया है। मींस आपको इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से ईयर में किया गया, और उसकी कौन सी फेमस बुक्स हैं। उस लॉ ऑफ सप्लाई को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो आपको ध्यान में रखना है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। आपको लॉ ऑफ सप्लाई किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया, 1890 में। उनकी फेमस बुक्स का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लॉ ऑफ सप्लाई किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया, 1890 में। उनके फेमस बुक्स का क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सा रिलेशन बताया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने प्राइस एंड सप्लाई में फंक्शनल रिलेशनशिप बताया उन्होंने। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890 in his famous books Principles of Economics. According to him, this law explain functional relationship between price and supply में आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890 in his famous books Principles of Economics. This law explain functional relationship between price and supply. दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो जाएगा इसके बारे में। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ प्राइस को बेस माना। मीन लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ प्राइस को ही कंसीडर किया गया, और प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर थे वो सभी फैक्टर को उन्होंने क्या किया, कांस्टेंट मान लिया। उन्होंने ये माना कि जो अदर फैक्टर हैं वो सारे अदर फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, ट्रू होगा। हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू होगा कहने का मतलब ये है कि जब प्राइस हायर होगा तो हमारा क्या होगा, सप्लाई भी हायर होगा, और जब हमारा प्राइस लोअर होगा तो सप्लाई भी लोअर होगा। तो अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ प्राइस को ही बेस माना, और सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंग ही अपने लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया, और बाकी के जो अदर फैक्टर थे वो सभी अदर फैक्टर को उन्होंने कांस्टेंट मान लिया, अज्यूम कर लिया कि उनमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तभी हमारा लॉ ऑफ सप्लाई इस तरह होगा कि प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस के कम होने पे हमारा क्या होगा, सप्लाई भी कम होगा।
तो आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में क्या लिखना है, सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल आप लोग लिखेंगे, क्योंकि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने अदर फैक्टर को क्या कर लिया है, कांस्टेंट मान लिया, अज्यूम कर लिया है कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आप स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में लिखना है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, higher the price of commodity, higher is the quantity supplied, and lower the price of commodity, lower is the quantity supplied. मीन्स आपको स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल higher the price of commodity, higher is the quantity supplied, and lower the price of commodity, lower is the quantity supplied. फिर उसी लाइन में आपको क्या लिखना है कि there is direct relationship between price and supply. आपको यहाँ पे लिखना है कि there is direct relationship between price and supply. में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है between price and supply के बीच में। उसके अलावा आप स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में आपको ये लिखना है, उसके फंक्शन लिखना है, आपको क्या लिखना है, उसके अंदर फंक्शन लिखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई को कौन से फंक्शन की बेस पे एक्सप्लेन किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन आपको कुछ तरह सिंबॉलिकली में लिखना है, सिंबल के थ्रू लिखना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ का क्या है, फंक्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। तो आप कैसे लिखेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, हमारा क्या है फंक्शन, एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। तो हमारा एस क्या है, यहाँ पे सप्लाई है, और एक्स क्या है, हमारा कमोडिटी है या गुड्स है। उसी तरह एफ क्या है, हमारे पास फंक्शन है, और पी क्या है, हमारे पास प्राइस ऑफ कमोडिटी। आपको फंक्शन लिखना है लॉ ऑफ सप्लाई का, हमारा क्या लॉ ऑफ सप्लाई का फंक्शन है, आपको सिंबॉलिकली में लिखना है एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स, जहां पे हमारा एस जो है सप्लाई है, एक्स क्या है हमारा कमोडिटी है दैट इज गुड्स है, और एफ क्या है हमारे पास फंक्शन है, और पी क्या है हमारे पास प्राइस है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तीसरा पॉइंट हमारा हेड पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ में आपको दो पॉइंट लिखना है। आपको पहले लिखना है शेड्यूल बनाना है और कर्व बनाना है। मीन जो बात हम लोग ने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में हमने बताया है, इसी बात को आपको शेड्यूल में और जो कर्व के ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे हमने तीसरा पॉइंट हमने लिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ में आपको दो पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिख रहा है, ए पॉइंट यहाँ पे हमारा और बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो आपको ए पॉइंट में क्या लिखना है, सप्लाई शेड्यूल लेना है। मीन जो आप बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है कि हायर प्राइस पे क्या होगा, हायर सप्लाई होगा, और लोअर प्राइस पे क्या होगा, हमारा लोअर सप्लाई होगा, यही है। तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई शेड्यूल में बताएंगे, हम लोग इसी बात को नंबर में रिप्रेजेंट कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्राइस में कुछ नंबर लेके रखे हैं। प्राइस यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारा सबसे लोअर प्राइस कितना है, 1 है, और सबसे हायर प्राइस कितना हमारा 5 है। तो हमको मालूम सबसे लोअर प्राइस पे हमारा क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, लोअर होता है। सबसे कम हम लोग सप्लाई करते हैं, क्योंकि लोअर प्राइस में सेलर को क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं निकलता है। इसलिए हम लोग लेट से लेते हैं कि प्राइस 1 पे हमारा सप्लाई सबसे लोअर रहेगा, कितना रहेगा, 10 रहेगा। दूसरा प्राइस हमने लिया, हमारा प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो प्राइस जैसे ही इंक्रीज होगा तो आपका सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा सप्लाई कितना बढ़ गया, 20। प्राइस और इंक्रीज हुआ तो हमारा सप्लाई भी बढ़ते गया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं। और हमारा प्राइस क्या है, 4 हो गया, तो हमारा सप्लाई भी बढ़ गया 40। हमारा प्राइस और बढ़ गया, तो प्राइस के बढ़ने पर हम लोग अपना सप्लाई भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिखता है।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई शेड्यूल होगा। आपको एग्जाम में अच्छी तरीके से क्या करना है, पेंसिल से और स्केल से आपको इस तरह आपको नंबर में सप्लाई शेड्यूल बनाना है। और सप्लाई शेड्यूल को बनाने के बाद आपको क्या करना है, बी पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सप्लाई कर्व। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, सप्लाई कर्व बनाना है। आपके लिए आपको इस तरह हेडिंग देना है सप्लाई कर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा सप्लाई शेड्यूल 1 पॉइंट है और सप्लाई कर्व हमारा के लिए बी पॉइंट हो जाएगा। अब सप्लाई कर्व में आपको क्या लेना है, ग्राफ बनाना है। हम लोग बचपन में हम लोग 10th के मैथ्स में हम लोग बनाते थे, उसी तरह यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो हमारा यहाँ पे हमने क्या लिया है, आपको क्या करना है, पेपर में इस तरह आपको अच्छी तरीके से बनाना है। तो मैं आपको बता दूं बनाना किस तरह है। आपको नॉर्मल क्या लेना है, इस तरह आपको लाइन खींचना है और ये लाइन आपको खींचना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सप्लाई बताना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी सप्लाई बताना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है, प्राइस लेना है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्या होगा, y होगा। और आपको यहाँ पे क्या लेना है, 0। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इस तरह आपको बनाना है। इस लाइन पे आपको क्या लेना है, x लेना है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, 0 लेना है और यहाँ पे आपको क्या लेना है, y लेना है। तो जो इस लाइन x की लाइन पे वहां पे आपका क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाई रहेगा। और ये वाले लाइन पे जो ऊपर लाइन किया वहां पे आपको क्या लेना है, प्राइस लेना है। तो हमने क्या किया है, प्राइस को लेके रखा है। प्राइस हमने यहाँ पे पुटअप किया है 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे x पे हमने क्या किया है, क्वांटिटी सप्लाई लिया है। तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई देख रहे हैं 10 20 30 40 50 है। तो यहाँ पे आपको 10 20 30 40 50 को आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कर्व बनाना है। जब हमारा प्राइस 1 था तो सप्लाई कितना था, 10। तो आप देख रहे हैं हमारा प्राइस ये है, सप्लाई यहाँ पे कितना हो रहा था, 10। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट डॉट करना है। दूसरी बात आपको देखना है कि प्राइस कितना है, 2। तो हमारा उस समय पे सप्लाई कितना था, 20। तो प्राइस जब 2 है, यहाँ पे प्राइस 2, तो हमारा सप्लाई कितना है, 20 है। तो आपको यहाँ पे इस तरह लेना है। तीसरी बात, आपको प्राइस हमारा कितना है, प्राइस हमारा कितना है, ₹3 है। तो उस समय पे हमारा सप्लाई कितना है, 30। तो प्राइस 3 पे हमारा प्राइस 3 है तो सप्लाई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह जब प्राइस हमारा 4 है तो प्राइस 4 होने पे हमारा सप्लाई कितना है, 40 है। तो प्राइस 4 हमारे यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 40। तो उसी तरह आपको प्राइस 5 जो है उस समय पे आपका सप्लाई कितना है, 50 है। तो प्राइस 5 ये होते हुए जाएगा, हमारा सप्लाई ये हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है, डॉट कराना है। ये सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से डॉट कराना है। तो ये आप एक पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये है, ये हो जाएगा आपके लिए। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई कर्व बन जाएगा। ये सप्लाई कर्व किस तरह मूवमेंट बढ़ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होते जा रहा है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आपको पेपर में, आंसर बुक में अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा सप्लाई शेड्यूल है, ये हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है। तो इस तरह आपको सप्लाई कर्व बनेगा। ये जो सप्लाई कर्व को, जो हमारा सप्लाई कर्व है उसका जो मूवमेंट हो रहा है, उसका मूवमेंट किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इसलिए मैंने एरो इस तरफ मारा है, डाउन की तरफ एरो नहीं मारा है। एरो हमने ऊपर की तरफ किया क्योंकि हमारा सप्लाई जो है मूवमेंट हो रहा है, हमारे सप्लाई का बढ़ रहा है, अपवर्ड हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। तो इस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है और इसी सप्लाई कर्व को आपको एक्सप्लेन करना है 5 पॉइंट में। जब भी आपको आंसर लिखना रहे तो इसी सप्लाई कर्व को आपको 5 पॉइंट में, 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने 5 पॉइंट हमने लिखा है। आपको ये बताना है कि आपका प्राइस किधर शो हो रहा है। तो आपको बताना है कि प्राइस आपका कहां पे शो हो रहा है, y पे शो हो रहा है। और आपका क्वांटिटी सप्लाई किधर शो हो रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाई आपका x शो हो रहा है। तो यहीं पे आपको इस तरह लिखना है। यहाँ पे देखिए हमने लिया है सबसे पहले प्राइस आपका कहां पे शो हो रहा है, प्राइस, ये प्राइस आपका कहां पे शो हो रहा है, y पे। तो यहाँ पे लिखना है प्राइस इज शोन ऑन दी y एक्सिस। y एक्सिस पे हमारा क्या हो रहा है, प्राइस शो हो रहा है। उसी तरह क्वांटिटी सप्लाई कहां पे शो हो रहा है, x पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी सप्लाई, ये हमारा क्या है, क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन दी x एक्सिस पे। x एक्सिस पे आपको लिखना है। और हमको ये मालूम है कि प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आपको यहाँ पे तीसरे पॉइंट में ये लिखना है
सप्लाई शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। सप्लाई जो है हमारा, सप्लाई जो है क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। उसी तरह आपको 4 पॉइंट में क्या लिखना है कि हमारा जो सप्लाई कर्व किस तरह मूवमेंट हो रहा है, ये कहां पे जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको लिखना है सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको 4th पॉइंट में क्या लिखना है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपको 5th पॉइंट में आपको लिखना है कि सप्लाई हैज अ पॉजिटिव स्लोप। हमारा सप्लाई का कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो सप्लाई कर्व के बारे में आपको 5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट क्या है हमारे लिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि प्राइस कहां पे शो हो रहा है। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है क्वांटिटी सप्लाई आप कहां पे शो कर रहे हैं। तो तीसरे पॉइंट में आपको ये लिखना है कि सप्लाई एंड प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आपको लिखना है। 4th में लिखना है आपको 4th पॉइंट में कि सप्लाई एंड सप्लाई जो कर्व कहां पे स्लोप हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है। सप्लाई कर्व कहां पे स्लोप हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आपको 5th पॉइंट में लिखना है कि सप्लाई हैज अ पॉजिटिव स्लोप। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर भी करें। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।